Jai Mata Di all and welcome to episode number 2 of our Brahmastra in Company Law, and that is full revision of all chapters of Company Law. और आज इस कड़ी में दूसरा चैप्टर है हमारा mortgages and charges. And when we are getting started with this chapter, मैं presume कर रहा हूँ कि आपने already वो पहला ब्रह्मास्त्र कर लिया है, and that is regarding prospectus, और उसकी वेब सीरीज में आपने उसके क्वेश्चन आंसर भी पास्ट कर लिए हैं already. And in this when I'm moving on further with mortgages charges, पहली चीज बोलना चाहूंगा, वो आपको याद होगा सब लोगों को कि जब एक कंपनी अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर मॉर्गेज क्रिएट करती है, फिक्स्ड चार्ज फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करती है ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टी और हैप्लिकेशन क्रिएट करती है वेल ऑन द मूवेबल प्रॉपर्टी, तो उस केस में कंपनी को फॉर्म CHG1 फाइल करना होता है। बैंक लोन लिया या कहीं से भी लोन लिया और अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट किया तो कंपनी हैज टू फाइल CHG1। और अगर चार्ज डिबेंचर होल्डर्स के फेवर में क्रिएट करना होता है तो कौन सा फॉर्म फाइल करते हैं? CHG 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन सा वाला फाइल करते हैं वो बता देना लाइव चैट के अंदर, कौन सा वाला फॉर्म फाइल करते हैं अगर चार्ज डिबेंचर होल्डर्स के फेवर में क्रिएट किया। मैं तो आगे कहीं ना कहीं बता ही दूंगा, आप बता देना लाइव चैट के अंदर। सो वेल एंड आई विल से और कितने टाइम में फाइल करते हैं? विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। अगर 30 days के अंदर फाइल ना करें तो ROC कैन गिव द फर्स्ट एक्सटेंशन 30 days ऑन द पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस, एंड देन फर्स्ट एक्सटेंशन के अंदर भी फाइल नहीं करें तो ROC कैन गिव सेकंड एक्सटेंशन ऑफ 60 days, एंड दैट इज ऑन द पेमेंट ऑफ एड वैलोरम फीस। अब इसके ऊपर एक बहुत बहुत डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी आई हैव गिवन ऑन यूट्यूब अर्लियर ऑल्सो। अगर आप बहुत स्लोली और बहुत तसल्ली से पूरा फुल एनालिसिस देखना चाहते हैं विद मल्टीपल सिचुएशंस इन देयर, तो आप वो देख सकते हैं। और इस वीडियो के लिंक में मैं आपको वो वीडियो दे दूंगा विच इज अप्रोक्सीमेटली 1 hour, 1 घंटे का बहुत ही ट्रेमेंडस एनालिसिस है उसके अंदर। लेकिन आज भी इस चार्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा अभी थोड़ी देर बाद, और इसमें कुछ अमेंडमेंट भी हुई है वो भी बताऊंगा उस अमेंडमेंट के बारे में भी। हालांकि चार्ट में अमेंडमेंट नहीं हुई है, अमेंडमेंट कहीं और हुई है। अमेंडमेंट इज विद well I'll say the penalty part, the fine, the punishment part, जो सेक्शन 86 में अभी अमेंड हुआ है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 की वजह से, that will be relevant for the class today। जिन लोगों को वो अमेंडमेंट नहीं पता वो भी पता चल जाएगी well for the purpose of this coming exam। so well while getting started with this, लेकिन पहली चीज आपको ये बता दूं सबसे पहले पहले कि कौन से टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम के लिए। So when we are dealing with this mortgages and charges, we say it is section 77 to 87 in the Companies Act, 10 sections, और इसको as per Parliament बोलते हैं chapter 6 of the Companies Act। और इसमें जो फॉर्म सीरीज चलती है फॉर्म CHG, और जो रूल्स चलते हैं उन रूल्स का नाम है कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस रूल्स 2014। हर चैप्टर की शुरुआत हम नॉर्मल बैचेस में, फुल जो हमारे बैचेस होते हैं ऐसे ही करते हैं। आज मैं आपको शुरू शुरू में बस ये बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से एग्जाम के लिए। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वेल पूछा हुआ एग्जाम में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉर्गेज एंड चार्ज, और देन फिक्स चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज पूछते हैं एग्जाम में, दिस इज इंपॉर्टेंट। देन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज पूछते हैं एग्जाम में, और स्ट्रेट भी पूछते हैं और कभी घुमाकर भी पूछ लेते हैं, तो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। देन द लिस्ट ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल चार्जेस के अंदर एक दो स्पेशल क्वेश्चन आ चुके हैं। द चार्ज क्रिएटेड ऑन अनकॉल्ड कैपिटल, एक स्पेशल क्वेश्चन आ चुका है। और एक स्पेशल क्वेश्चन आ चुका है चार्ज क्रिएटेड ऑन बुक डेट्स, कंपनी ने अपने बुक डेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट किया है, स्पेशल क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर। देन बेसिक प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस में वेल टाइम लिमिट तो पूछते ही हैं, 30 + 60 days इज इक्वल टू 120 days वाला, वो तो पूछते ही हैं। उसके साथ एक चीज और भी पूछते हैं यहाँ पर, एंड दैट क्या पूछते हैं, अगर कंपनी के पास फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी है, लंदन में कोई प्रॉपर्टी है, तो क्या इंडियन कंपनी अपनी लंदन बेस्ड प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट कर सकती है? आंसर इज यस, कर ही सकती है, वो तो है ही। उसका भी फॉर्म CHG1 क्या इंडिया में फाइल करना पड़ेगा? यस, बिल्कुल फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। सो द चार्ज क्रिएटेड ऑन फॉरेन प्रॉपर्टी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है और 2 बार आ चुका है। देन पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन सेक्शन 86 इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट, बिकॉज ऑफ दैट अमेंडमेंट। और पहले यहाँ जेल होती थी, यहाँ फाइन होता था, कोर्ट इंपोज करता था, अब वो खत्म हो गया, जेल भी खत्म, फाइन भी खत्म, पेनल्टी हो गई है कंपनी के लिए। पेनल्टी अगर ये 120 days में CHG1 फाइल नहीं किया, कंपनी के लिए पेनल्टी 5 लाख रुपीज, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए पेनल्टी 50,000 रुपीज। बहुत बड़ा रिलीफ है, जेल से जान छूट गई, जेल खत्म हो गई है और
फाइन वगैरह, मतलब कोर्ट प्रोसिक्यूशन से भी जान छूट गई, आरओसी पेनल्टी लगा देगा, सेक्शन 454 एडजुडिकेशन ऑफिसर, दैट्स इट. सो नाउ वी डोंट हैव फाइन और जेल, नाउ वी हैव पेनल्टी. और ये अमेंडमेंट हुई कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 की वजह से, एंड sometime 21st December 2020. So important all these things for exam. Then well, I'll say वो जो सातों situations का analysis है, beautiful wonderful, I'll say analysis, जान लगा देते हैं उसके अंदर पूरी की पूरी. well, फॉर्म की फाइलिंग्स को लेकर. और मैं सबको रिकमेंड करूंगा, आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में हैं तो भी, प्रोफेशनल प्रोग्राम में हैं तो भी, आप सीएस की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो भी, आप सीएस क्वालिफाइड हैं तो भी, ये वीडियो जरूर देखना. और इसी वीडियो के नीचे लिंक में वो वीडियो आपको मिल जाएगी. बहुत घुमाया है उसके अंदर, बहुत घुमाया है. सातों सिचुएशंस के अंदर एनालिसिस है, 7 अलग अलग सिचुएशंस हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, बहुत सारा tremendous analysis is there. So I'll recommend all of you watch that video. Then I'm just moving on further. Registration for modification of charge, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. देन कॉन्डोनेशन ऑफ डिले तो वो हो ही गया, 30 + 60 days. देन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, ऑब्वियसली फॉर्म CHG 1 और CHG 9 इज देयर. और उसके साथ साथ वेल कंस्ट्रक्टिव नोटिस सेक्शन 80, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एग्जाम में भी आता है, एग्जाम में भी आता है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आई विल से. सो फॉर एग्जाम छोटू सा सेक्शन है, लेकिन कॉन्सेप्ट है बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट. अ स्मॉल सेक्शन, अ स्मॉल प्रोविजन आई विल से. जस्ट अ सेक, जस्ट अ सेक, जस्ट अ सेक. पता नहीं क्या क्या खुल जाता है. Then I'll say going on further, register of charges to be maintained by the ROC, ये एग्जाम में कभी नहीं आया. satisfaction of charge आया हुआ एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट. ये ऊपर नीचे वाले सेक्शंस एग्जाम में कभी आए नहीं है, तो इनके ऊपर मतलब हम करेंगे, लेकिन फोकस एरिया थोड़ा सा कम रहेगा हमारा यहाँ पर. इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट रिसीवर मैनेजर, दे हैव नॉट बीन आस्किंग इन द एग्जाम. रजिस्टर मेंटेन करना एक फॉर्मेलिटी है. पोस्टपोनमेंट कभी किसी जमाने में एग्जाम में आया था, बहुत लंबे टाइम से आया नहीं है. और ऑब्वियसली पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन वो हमारी वेब सीरीज में आएंगे. विल बी टॉकिंग अबाउट दैट वेब सीरीज, वो अलग से पार्ट होगा, दैट विल बी अ सेपरेट पार्ट, जिसमें हम एग्जाम क्वेश्चन और उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, केस स्टडीज, वो सब कुछ करेंगे उसके अंदर. ऑल द थिंग्स विल बी गोइंग ऑन. And one small thing I'd like to share, today we have a huge electricity problem in our area in Delhi, the place where I live, Pitampura. And well, then I'll say कुछ वीडियो के बीच में कुछ इंटरप्शन होता है, तो please forgive me for that. And I'm trying my level best, I'm trying my level best to deliver this. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम श्री गणेश करते हैं, वो चार्ट आगे दोबारा डिस्कस होना है. एंड गेटिंग स्टार्टेड, द फर्स्ट थिंग फर्स्ट आई लाइक टू डू, जब मैं बोलता हूँ बेरेक्ट बेरेक्ट बेरेक्ट, तो आज शुरुआत यहीं से करते हैं. कंपनीज एक्ट में चार्ज की डेफिनेशन क्या है, और लॉ मेकर ने सेक्शन 2 क्लॉज 16 में चार्ज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है डेफिनेशन को. चार्ज मीन्स एंड चार्ज इंक्लूड्स. तो चार्ज मीन्स पहले आता है और फिर देन चार्ज इंक्लूड्स. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, द चार्ज मीन्स एनी इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड बाय well created by the company. obviously companies एक पढ़ रहे हैं, तो we are focused on one. मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमने हाउसिंग लोन लिया और हमने अपनी हाउस प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी बैंक के पास, उसकी तो बात ही नहीं हो रही है. अब तो जब कंपनी सेक्टर की बात हो रही है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 10,000 करोड़ का लोन लिया, और फिर उसके बाद उसने अपनी ऑयल रिफाइनरी के ऊपर मॉर्गेज क्रिएट कर दिया, चार्ज क्रिएट कर दिया इन द फेवर ऑफ वेल लेंडिंग बैंक. तो कंपनीज एक्ट 2013 है, तो सारा फोकस एरिया किसके ऊपर है, कंपनीज के ऊपर. सो देन वी से चार्ज मींस एनी इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड ऑन the property or the assets of a company. Now company may be public company, private company, OPC company. public company, private company, OPC company. प्रॉपर्टी और एसेट जब बोल रहे हैं, मे बी टेंजिबल, मे बी इंटेंजिबल, मे बी मूवेबल, मे बी इमूवेबल. तो जब हम प्रॉपर्टी या एसेट की बात कर रहे हैं, तो दिस इज मे बी well we say tangible, जिसको आप हाथ लगा सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग. मे बी इंटेंजिबल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क. देन आई विल से मे बी इमूवेबल. अगर टेंजिबल है तो मे बी इमूवेबल, मे बी मूवेबल.
तो कंपनीज एक्ट में तो हम कंपनी की सारी प्रॉपर्टीज लेते हैं, इमूवेबल में भी, मूवेबल, और जब मैं इंटेंजिबल बोल रहा हूं तो गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क ऑफ द कंपनी। उसके अलावा लाइसेंसेस भी आ जाते हैं, जो लाइसेंसेस कंपनी ने लिए हैं। मतलब प्रॉपर्टी के अंदर आप देखो कितना कुछ आ रहा है, सो मेनी थिंग्स आर कमिंग, और कहानी यहां नहीं खत्म हो जाती है। वेल आई विल से कंपनी ने जो किसी और को लोन दे रखा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने लेट से किसी और कंपनी को लोन दिया हुआ है, एंड दैट अदर कंपनी, प्रिज्यूम कर लीजिए अडानी, हाँ, अडानी पोर्ट्स को लोन दिया हुआ है। अब अडानी पोर्ट इज डेटर ऑफ रिलायंस, और वो लोन दिया हुआ है 500 करोड़ का। और उसके बाद क्या होता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड खुद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 400 करोड़ का लोन मांग रही है, और कह रही है कि हमने जो अदानी पोर्ट को 500 करोड़ का लोन दिया है वो आउटस्टैंडिंग है अभी, और अदानी पोर्ट हमारा डेटर है जिसकी वैल्यू है 500 करोड़। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोला कि आप उस डेटर के ऊपर, उनके साथ जो हमारा पहले से रिलायंस और अदानी पोर्ट के बीच में जो लोन एग्रीमेंट है और उनकी प्रॉपर्टी हमने मॉर्गेज ली हुई है, हम उसी डेटर के ऊपर हम चार्ज क्रिएट कर देते हैं इन द फेवर ऑफ एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मान जाता है कि ठीक है, हम रिलायंस को 400 करोड़ का लोन दे रहे हैं और आपका जो डेटर है वो अब हमारे पास गिरवी रख दो आप, बट उसको मॉर्गेज नहीं बोलेंगे, दैट इज नॉट मॉर्गेज, मॉर्गेज इज ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसको कंपनी लॉ में क्या बोलते हैं, चार्ज, कंपनीज एक्ट 2013 में क्या बोलते हैं, चार्ज ऑन बुक डेट्स। और फॉर्म सीएचजी 1 देखना, अभी दिखाऊंगा आपको फॉर्म सीएचजी 1, तो उसके अंदर ये सारी बातें लिखी हुई हैं, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसी पॉइंट के ऊपर, जो मैं पॉइंट अभी डिस्कस कर रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन 4 नंबर का आ चुका है इसके ऊपर। तो वी से चार्ज ऑन बुक डेट्स कह लो या डेटर्स कह लो। अब ये ना तो मूवेबल है ना इमूवेबल है, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, अडानी पोर्ट्स इज अ कंपनी, इज अ कॉर्पोरेट जिसने हमसे लोन लिया है, हमारा डेटर है। अब उसको मूवेबल या इमूवेबल कैटेगराइज करना ही ठीक नहीं है, डेटर इज डेटर। और ऑब्वियसली वो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, अपनी बैलेंस शीट में वो उसको एसेट साइड पे दिखाते हैं कि ये भी हमारी एसेट है जिसको हमने 500 करोड़ का लोन देकर रखा हुआ है, जो डेटर है वो हमारी एसेट है, तो उसके ऊपर हम वेल बैंक लोन ले रहे हैं और उस एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। और इससे आगे और बढ़ जाते हैं, एक लेवल और आगे चले जाते हैं इसके आगे, well one level further I'll say, and that is when we say the charge on the uncalled capital। कंपनीज एक्ट में इतना वाइड है ना ये सब कुछ, द चार्ज ऑन अनकॉल्ड कैपिटल। और अनकॉल्ड कैपिटल से आप क्या समझते हैं, अब मान लीजिए कि कंपनी में, एक मिनट के लिए प्रिज्यूम कर लेते हैं, कंपनी हैज 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज फेस वैल्यू 10 ईच, एंड देन आई विल से आउट ऑफ दैट 10 रुपीज फेस वैल्यू ऑलरेडी कॉल्ड एंड पेड 7 रुपीज पर शेयर, अनकॉल्ड अनपेड 3 रुपीज पर शेयर जो अभी तक कॉल ही नहीं किया। 10 करोड़ शेयर्स, अनकॉल्ड अमाउंट 3 रुपीज पर शेयर, टोटल अनकॉल्ड अमाउंट 30 करोड़ रुपीज। हमारी कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन मांगा 20 करोड़, 20 करोड़, और कहा 30 करोड़ की अनकॉल्ड कैपिटल के ऊपर चार्ज ले लो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैप्पीली मान जाता है, हमारी कंपनी फाइनेंशियली अच्छी चल रही है, बिजनेस अच्छा चल रहा है। और क्यों मान जाता है कि वैसे तो हमारी कंपनी सक्सेसफुली लोन रीपे कर देगी, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, हमारी और एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कोई लड़ाई होगी नहीं। लेकिन किसी वजह से अगर हम लोन रीपे नहीं कर पाए, कोरोना है, बिजनेस डाउन है, तो उस केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फोर्स करेगा, कंपेल करेगा कि आप अपनी 30 करोड़ का जो अनकॉल्ड कैपिटल है वो कॉल करो, और वो शेयर होल्डर से कॉल मनी मंगवाओ, और 30 करोड़ में से हमारा 20 करोड़ रुपए प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट एलिमेंट जो भी है वो आप पे करो। तो एसबीआई एक्सेप्ट्स द चार्ज हैप्पीली ऑन द अनकॉल्ड कैपिटल। लेकिन किंतु परंतु इसमें से कोई अगर अनकॉल्ड कैपिटल में से हमने सेक्शन 65 में अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके बीच में से कुछ रिजर्व करके अलग कर दिया है कि ये तो रिजर्व कैपिटल है और वाइंडिंग अप के टाइम पे सिर्फ लिक्विडेटर मंगाएगा, उस रिजर्व कैपिटल के ऊपर चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो रिजर्व कैपिटल मंगवाने का हक नहीं है। तो यही एग्जांपल जो मैंने अभी लिया था उसी को मॉडिफाई कर देता हूँ कि 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स हैं और 3 रुपीज अनकॉल्ड कैपिटल पर शेयर है, जिसमें 2 रुपीज हमने नॉर्मल रखा हुआ है और स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, 3 रुपीज में से 1 रुपी को रिजर्व कर दिया फॉर वाइंडिंग अप, और वाइंडिंग अप के लिए रिजर्व करके रख दिया विच विल बी कॉल्ड ओनली बाय द लिक्विडेटर। तो वो जो 1 रुपी है वो 1 रुपी नहीं है, 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 1, वो 10 करोड़ रुपए की रिजर्व कैपिटल है, वाइंडिंग अप के लिए रख दी गई है, उसके ऊपर चार्ज क्रिएट करना अलाउड नहीं है। लेकिन जो बैलेंस हमने नॉर्मल अनकॉल्ड कैपिटल रखी है 2 रुपीज, 10 करोड़ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2, 20 करोड़ की जो नॉर्मल अनकॉल्ड कैपिटल है उसके ऊपर चार्ज क्रिएट करना अलाउड है।
और उसका फॉर्म CHG1 फाइल होगा। ये सब कुछ डायग्रामेटिकली भी दिखाने वाला हूँ आपको। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। देन ऑब्वियसली I'll say a beautiful example we always keep taking, number 5, hypothecation on cars, hypothecation on movable। वैसे तो हम सारी मूवेबल प्रॉपर्टी ले लेते हैं। hypothecation on movable property इंक्लूडिंग कार्स। अगर कंपनी के पास कारें हैं, जैसे ऑब्वियसली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है तो पेट्रोलियम कंपनी, लेकिन अपने पास कारें हैं, उनके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दी हुई है, कंपनी सेक्रेटरी को, चेयरमैन को, सबको दी हुई है। एस्टन मार्टिन, BMW, और ये तो छोटी चीजें हैं। बड़ी चीज बोलूं, मेबॉक। तो मुकेश अंबानी की जो कार है मेबॉक, आज की तारीख में शायद वो एक कार 12 करोड़ की एक कार होगी, और उसके अंदर जो फैसिलिटीज हैं उसके ऊपर तो वेल यूट्यूब के ऊपर वीडियोस हैं। मुकेश अंबानी की इकलौती मेबॉक है पूरे इंडिया में, मुकेश अंबानी के पास है। एंड देन लंबोर्गिनी वगैरह तो एवं ही है, मतलब वो चिल्लड़ है कार। तो भगवान करे आप भी रिलायंस में ट्रेनिंग करो और आपको भी कंपनी की तरफ से लंबोर्गिनी मिले ट्रेनिंग में, एज घर आने जाने के लिए कॉम्पिटिशन फैसिलिटी। शॉफर ड्रिवन नो, नहीं सर, हम खुद चला लेंगे, बस दिलवा दो बस। आपको होंडा एक्टिवा भी ना मिले ट्रेनिंग में कंपनी की तरफ से। खैर एनी हाउस, आप अपने आप वेल टैक्सी पकड़ कर जाना या लोकल ट्रेन पकड़ कर जाना अगर आप मुंबई में हो। खैर यहाँ आ जाओ वापस। सो मेनी थिंग्स आर देयर। अभी इसमें और एड ऑन्स कर सकते हैं, अभी करेंगे एड ऑन्स। और जब हम बात करते हैं वेल ये सब कुछ कंपनी ने किया है, वेल ऑन इट्स प्रॉपर्टी, ऑन इट्स assets of the company or any of its undertakings। वही undertaking मतलब वही फैक्ट्री पकड़ लो यार, आप फैक्ट्री ले लो, और जहां पर भी business is undertaken, undertaking is a place where the business activity is undertaken, that is called as undertaking। well जहां चल रहा है business, और both, और कंपनी मतलब सभी के ऊपर क्रिएट कर सकती है इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी, ऑन द एसेट्स। और वो जो इंटरेस्ट या लियन क्रिएट हुआ है उसको हम बोलते हैं इन द नेचर ऑफ बर्डन। ऑब्वियसली ये इंटरेस्ट या लियन जो क्रिएट हुआ है इन द नेचर ऑफ बर्डन, इट इज क्रिएटेड ऑन द कंपनी। यहां तक एक बात हो गई, मींस यहां खत्म हो गया, मींस यहां खत्म हो गया। अभी इसमें एक चीज बोलूं, प्लेज नहीं आता, वो आगे हम फॉर्म CHG1 में पढ़ते हैं, डेफिनेशन में नहीं, फॉर्म CHG1 के अंदर नोट्स में पढ़ते हैं कि प्लेज के लिए फॉर्म CHG1 फाइल नहीं करना होता। तो प्लेज भी एक प्रकार का बर्डन है। और मान लो ABC लिमिटेड एक कंपनी है, ABC लिमिटेड रहने तो मतलब लेट से बजाज फाइनेंस एक कंपनी है। अब बजाज फाइनेंस कंपनी ने स्टॉक मार्केट में जाकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर खरीद लिए 50 करोड़ रुपए के, और बजाज फाइनेंस ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया लोन 40 करोड़ का, और उनको बोला ये जो हमने रिलायंस के 50 करोड़ के शेयर खरीदे हैं ये हम आपके पास प्लेज कर देते हैं, गिरवी कर देते हैं टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जब तक हम आपका लोन रीपे नहीं कर देते। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मान जाता है, और जब लोन रीपे करेंगे तो वो आप हमें शेयर्स वापस कर देना एज इट इज, जितने शेयर्स आपको दे रहे हैं वो वापस कर देना। और उस वक्त हो सकता है वो जो शेयर्स की वैल्यू है बढ़ चुकी हो या नीचे मार्केट में गिर चुकी हो, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स जो हम प्लेज कर रहे हैं एज इट इज सेम नंबर ऑफ शेयर्स आप हमें वापस कर देना, चाहे वैल्यू ज्यादा हो या वैल्यू कम हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अपने को नंबर ऑफ शेयर से मतलब है। हमने आपको रिलायंस के लेटर से 2 करोड़, 2 करोड़ तो ज्यादा बोल दिया मैंने यहाँ पर क्योंकि 2000 रुपए का एक शेयर है मार्केट में, तो लेटर से हमने आपको रिलायंस के 20 लाख शेयर आपके पास गिरवी रखे, 20 लाख शेयर गिरवी रखे, आज 2000 रुपए का शेयर चल रहा है, आप हमें 20 लाख शेयर वापस कर देना 6 महीने बाद जब हम बैंक लोन रीपे करेंगे। तो हमें उस वक्त हो सकता है शेयर की वैल्यू 2500 हो चुकी हो सकता है 1800 पर शेयर हो चुका हो मार्केट के अंदर, उस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। हमने आज बैंक लोन लिया है, हमने आज 20 लाख शेयर्स प्लेज कर दिए, अलाउड है। लेकिन इस केस में बजाज फाइनेंस कंपनी जब प्लेज कर रही है वेल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स, जो कि बजाज फाइनेंस के लिए तो क्या है, एसेट है, अपनी बैलेंस शीट में उसको कहां दिखा रहे हैं, एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट्स में दिखा रहे हैं। तो उस चीज को अगर उन्होंने वेल प्लेज किया है टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो प्लेज किया है लेकिन फॉर्म CHG1 फाइल नहीं करना, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर है सबको? प्लेज एग्जम्प्ट है, लेकिन एक प्लेज है जो एग्जम्प्ट नहीं, एक प्लेज है जिसके केस में फॉर्म CHG1 फाइल करना पड़ता है। आप सोच के बताओ मेरे को, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए, छोटा सा बढ़िया सा क्वेश्चन है। एक प्लेज है ऐसा कि कंपनी अपनी प्रॉपर्टी पे प्लेज क्रिएट कर रही है और फॉर्म CHG1 फाइल करना मैंडेटरी है, कंपलसरी। इन जनरल प्लेज एग्जाम है और फॉर्म CHG1 फाइल नहीं करना होता है। नाउ इंक्लूड्स अ मॉर्गेज, मॉर्गेज इज ऑलवेज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी,
और ये सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी डिफाइंड है, इज ऑलवेज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री। और इमूवेबल प्रॉपर्टी की वो आपने डेफिनेशन पढ़ी है ना, एनीथिंग विच इज परमानेंटली अटैच्ड टू द लैंड, वो भी इमूवेबल माना जाता है। याद है ना सबको वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक तो बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, अभी तो वो पढ़ाना नहीं है। तो एनी लैंड इटसेल्फ, जो दीवारें हैं बिल्डिंग की वो भी, और जो उसके साथ परमानेंटली फिक्स कर दिया है आपने, डोर्स वगैरह, वो सब दैट बिकम द पार्ट ऑफ मशीन, जो आपने जमीन के अंदर अच्छे से इंस्टॉल कर दी है और परमानेंटली फिक्स कर दिया है, that all becomes a part of immovable property. So is always will on immovable property। और अगर ये immovable property पे है तो कहीं ना कहीं ये इधर आ ही गया ना, तो ये जो है हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये एक तरीके का मॉर्टगेज क्रिएट हो रहा है, एक तरीके का मॉर्टगेज ही क्रिएट हो रहा है। एंड मॉर्टगेज वर्ड जब बोलते हैं तो उसकी बेसिक डेफिनेशन सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जो आप एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 में पढ़ोगे, इसलिए अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जिस दिन वो पढ़ाने के लिए बैठता हूं ना मैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी सिर्फ डिस्कस करने में आई टेक 1 आवर 50 मिनट लगते हैं, सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन डिस्कस करने में कि व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी और क्या मूवेबल है और क्या इमूवेबल। 50 मिनट तो बहुत भेजा फ्राई होता है, अभी तो उसमें नहीं जाएंगे, आई विल नॉट बी टचिंग ऑन दैट। और फिर बाद में मॉर्गेज पढ़ते हैं तो उस पर और 40-45 मिनट लगते हैं, वो 40-45 मिनट ऑब्वियसली कंपनी लॉ के पेपर के लिए नहीं है, नॉट रेलिवेंट हियर। देन आई विल से, तो ये कहीं ना कहीं मोटा मोटा समझ में आ गया हमको कि चार्ज की डेफिनेशन में क्या क्या आता है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। बाकी अब मैं कंपैरिजन में नहीं जाऊंगा, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ये होता है, कंपनीज एक्ट में ये होता है, ये वाला काम आज नहीं करेंगे, और वो एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है कि हम एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 में ये चीजें पढ़ें, तो रेलिवेंट ही नहीं है। तो मैं आपका टाइम वेस्ट क्यों करूं, व्हाई शुड आई वेस्ट योर टाइम, एंड टाइम इज वेरी प्रीशियस राइट नाउ फॉर अस। So I'll just like to move on further with that when I'm talking about the charge. Just wait a while. तो फाइनली इतनी सारी मेहनत करने के बाद हम एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट निकाल लेते हैं यहाँ पर कि एज पर कंपनीज एक्ट 2013, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, the three basic category of charges are: number one, mortgage on the immovable property, या कह लीजिए चार्ज इंक्लूड्स दीज बट द लिस्ट इज इंक्लूसिव। नंबर टू, हाइपोथिकेशन ऑन द मूवेबल प्रॉपर्टी, द बेस्ट एग्जांपल ऑल ओवर वर्ल्ड हम हमेशा लेते हैं कार लोन। और जब मैं कार खरीदता हूँ या कोई कंपनी भी कार खरीदेगी और कार लोन लेते हैं लेंडिंग बैंक से, आईसीआईसीआई कार लोन्स, तो कार का पोजीशन जो है वो बोरोवर अपने पास रखता है, यू नो दैट। वेल, हाइपोथिकेशन और प्लेज दोनों ही मूवेबल प्रॉपर्टी पे क्रिएट होते हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है, दोनों में फर्क क्या होता है? वेल, वी से प्लेज के केस में ये है कि मैंने बैंक से लोन लिया और मैंने अपनी जिस मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर वेल प्लेज क्रिएट किया, वो मैंने बैंक को उसका पोजीशन ट्रांसफर कर दिया टू द लेंडर टेम्परेरली टिल द लोन इज रीपेड, और जिस दिन मैं लोन रीपे करूंगा उस दिन वो मेरे पास वापस आ जाएगा। ये तो आपने, मैं कहूंगा, वेल प्लेज हमेशा पढ़ा है, गिरवी रखने की चीजें हैं, गिरवी रखी जाती हैं। और जो सीएस फाउंडेशन से आए हैं उनको भी पता है, जो सीएस ईट से आए हैं उनको शायद नहीं पता होगा, मे बी थोड़ा सा पता होगा शायद उन्हें। सो प्लेज विल इज क्रिएटेड ऑन द मूवेबल प्रॉपर्टी, और इसके अंदर बस एक चीज याद रखिएगा, दैट इज पोजीशन ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी। सारा मामला सिर्फ और सिर्फ पोजीशन का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पोजीशन is given by the borrower to the lender temporarily till the loan is repaid. The possession of the movable property, कौन सी वाली movable property? On which pledge is created, on which, जिसको गिरवी दिया जा रहा है, तो हिंदी में कहेंगे गिरवी दिया जा रहा है, on which pledge is created, the possession is transferred। और याद होगा जिन्होंने, जो पढ़े लिखे हैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, उनको तो पता ही है। ये तो थोड़ा सा मैं इसलिए इलेबोरेट कर रहा हूँ कि शायद कोई ऐसा स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा हो यूट्यूब के ऊपर या ऐप के ऊपर, जिसने इतनी पढ़ाई ना कर रखी हो पहले, तो उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ठीक होनी चाहिए। देन हाइपोथिकेशन ऑन द मूवेबल प्रॉपर्टी, तो स्टूडेंट के फायदे के लिए थोड़ा सा यहाँ पर रुक रहा हूँ। पोजेशन ऑफ द कंसर्न मूवेबल प्रॉपर्टी इज रिटेन्ड बाय द बोरोवर ओवर हियर, और यहाँ पर क्या है, मैंने कार लोन लिया, कार खरीदी, और वो कार 3 साल की ईएमआई है या 5 साल की ईएमआई है, मेरे पास ही रहेगी, और लेंडिंग बैंक को मैं ईएमआई देता रहूंगा, और जब लास्ट में फाइनल ईएमआई दे दूंगा तो कार के ऊपर से हाइपोथिकेशन खत्म हो जाएगा।
हाइपोथिकेशन भी क्या है, एक तरीके से हम बोलते तो यही है, गिरवी रखी है, कार गिरवी है, लेकिन पोजेशन रिमेन्स विद द बोरोवर, पोजेशन इज नॉट गिवन टू द लेंडर. तो की थिंग इज द पोजेशन. द पोजेशन ऑफ द कंसर्न मूवेबल प्रॉपर्टी is retained by the borrower himself and the possession is not given to lender. और अगर एक कंपनी ये एप्लीकेशन क्रिएट कर रही है अपनी कारों के ऊपर, CHG1 फाइल करना मैंडेटरी है. कंपनी अगर प्लेज क्रिएट कर रही है, इन जनरल थंब रूल इज CHG1 फाइल नहीं करना, बट देयर इज वन एक्सेप्शन. एक केस है जहां पर कंपनी प्लेज क्रिएट करती है तो CHG1 फाइल करना पड़ता है. आपके लिए चैलेंज है, बता देना, नहीं तो आज सेशन खत्म होने से पहले मैं बता दूंगा. आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. नीचे लिखा है लिस्ट इज इंक्लूसिव, और वो इंक्लूसिव क्यों लिखा है, इस चार्ट को आगे बढ़ा दो आप यहां से और इसमें और चीजें भी ऐड कर दो. The charge on goodwill, the charge on patent, copyright, trademark, the charge on book debts, the charge on uncalled capital. तो the list is inclusive. The list is inclusive. अब मैं वो दोबारा नहीं लिखूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा दोबारा उसके ऊपर. वो प्रीवियस पेज पे आपने, प्रीवियस स्क्रीन के ऊपर आपने देख लिया कि चार्ज में हम कितना कुछ लेते हैं, और आगे दिखाऊंगा एक झलक और. Now, so finally we say Companies Act में, in Companies Act 2013, the charge is universal set. और उसके अंदर बहुत सारे सबसेट हैं. मैथ्स में पढ़ा था कभी 11th 12th क्लास में, मैथमेटिक्स में एक यूनिवर्सल सेट होता है बड़ा सा, उसके अंदर छोटे छोटे सबसेट होते हैं. तो हम बोलते हैं ये चार्ज के अंदर सब कुछ आता है, मॉर्गेज भी आता है, प्लेज भी आता है, फ्लोटिंग चार्ज आता है, एप्लीकेशन आता है. फ्लोटिंग चार्ज आपको पता ही होगा. देन चार्ज ऑन पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट आता है, चार्ज ऑन बुक डेट्स, चार्ज ऑन अनकॉल्ड कैपिटल, एटसेट्रा एटसेट्रा. प्लेज के लिए CHG1 इन जनरल फाइल नहीं करते, इन जनरल, वैसे नॉर्मली फाइल करते हैं. देन आई विल से व्हेनेवर द कंपनी क्रिएट्स एनी काइंड ऑफ चार्ज, इनमें से जब भी कंपनी कोई भी चार्ज क्रिएट करती है, इनमें से कंपनी जब भी कोई चार्ज क्रिएट करती है, all cases the company has to compulsorily file form CHG1 to the ROC within 30 days. और पुराने जमाने में कभी बिफोर 2 नवंबर 2018 270 दिन की एक्सटेंशन मिलती थी, अब नहीं मिलती है. अब वो पुराना जमाना खत्म हो गया. अब तो वो 30 डेज और 60 डेज की एक्सटेंशन मिलती है उसके बाद से. प्लेज का एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पे है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा. आई विल नॉट बी वेस्टिंग द टाइम ऑन दिस. हाइपोथिकेशन का एग्जांपल भी आपके सामने कार लोन वाला स्क्रीन पे है, अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिएगा. वो नॉर्मल बैच होता तो मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करता, बट आज नहीं, आज वो वक्त भी नहीं है हमारे पास, वी डोंट हैव दैट टाइम. देन फाइनली विल टॉकिंग अबाउट दैट. ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कि हमारी अनकॉल्ड कैपिटल है, नॉर्मल अनकॉल्ड कैपिटल है, तो उसके ऊपर मैं एग्जांपल पहले डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, उसके ऊपर चार्ज क्रिएट करना अलाउड है. एंड अगर आपने चार्ज क्रिएट किया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ चुका है, तो इसके लिए फॉर्म CHG1 फाइल करना पड़ेगा. दैट इज इट. और अगर हमने अनकॉल्ड कैपिटल में से, वो जो 3 रुपए की अनकॉल्ड कैपिटल थी हमारी, अनकॉल्ड कैपिटल 3 रुपीज, उसमें से हमने रिजर्व कैपिटल क्रिएट कर दिए कुछ, तो वो जो रिजर्व कैपिटल है वो लिक्विडेटर में मंगवाता है. इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप उसके ऊपर चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते. एक्सप्लेन नहीं करूंगा आज, ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए बैठा नहीं हूँ, रिवीजन कैसे होगी. तो आज तो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि मैं बोलता जा रहा हूँ और आपको पुरानी बातें याद आती जा रही हैं, और पढ़े लिखे तो आप पहले से हो. और वो एग्जाम्पल अभी लिया था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अगर लोन दे रखा है अडानी को, तो वो लोन पहले दिया हुआ है, दैट इज स्टेप नंबर 1. तो बाद में स्टेप नंबर 2, बैंक लोन लेकर उस डेटर के ऊपर चार्ज क्रिएट किया जा सकता है. ये भी एग्जाम में आ चुका है. स्ट्रेट क्वेश्चन क्या, और यही पूछते हैं कि क्या CHG1 फाइल करना पड़ेगा. आंसर इज यस. एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर, द चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द बुक डेट्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. सेपरेट क्वेश्चन 4-5 नंबर के क्वेश्चन तो ऐसे ही आ जाते हैं इन्हीं के ऊपर, दैट इज देयर. और कल को डिफॉल्ट होगा, और अगर मान लीजिए बोरोइंग कंपनी, जैसे हम बोल रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अगर लोन रीपे नहीं किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो फिर वो लोन रीपे कौन करेगा, अडानी रीपे करेगा. और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्ट डिमांड कर लेगा अडानी से कि लाओ हमारा पैसा निकालो, तो अडानी को पे करना पड़ेगा. कैलकुलेशंस में आज नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट बी गोइंग द कैलकुलेशन पार्ट टुडे, कि अडानी की लायबिलिटी कहां तक लिमिटेड है, उतना एग्जाम में पूछते भी नहीं है. बस इतना पूछते हैं बस कि बुक डेट के ऊपर चार्ज क्रिएट किया है डेटर के ऊपर, तो क्या CHG बन जाएगा. आंसर इज यस. बाकी वंस अगेन आई से फुल बैच होता है, रेगुलर बैच तो बहुत 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 डिटेल में आराम से तसल्ली से धीरे धीरे चल रहा होता.
Finally, well, yes, we have to file that CHG1 or old provision before 21 December 2020. अगर फॉर्म CHG1 टाइम से फाइल नहीं किया विद इन 30 डेज प्लस 60 डेज टोटल 120 डेज जो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो 120 दिन खत्म होने के बाद पहले तो हम बोलते थे कि ऑफिसर डिफॉल्ट को जेल होगी 6 मंथ्स प्लस फाइन होगा 25,000 रुपीज टू 1 लाख रुपीज एंड ऑल दैट। अब वो सब खत्म हो गया। अब उसकी जगह पर क्या आ गया? नो जेल नो फाइन। अब दिस इज न्यू 21 दिसंबर 2020 ऑनवर्ड्स। अगर 120 दिन में अगर CHG1 फाइल नहीं किया, द कंपनी शैल बी लायबल टू अ फिक्स्ड पेनल्टी ऑफ ₹5 लाख, ना कम ना ज्यादा। अप टू नहीं लिखा, एक्सटेंडेड टू नहीं लिखा, ऑफ ₹5 लाख। एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, सेक्शन 2 क्लॉज 60, ऑफिसर इन डिफॉल्ट इंक्लूडिंग द कंपनी सेक्रेटरी KMP, दे आर लायबल टू फिक्स पेनल्टी ऑफ ₹50,000, ना कम ना ज्यादा। बात ही खत्म हो गई। और 120 दिन के बाद देयर इज नो फर्दर एक्सटेंशन बाय रीजनल डायरेक्टर और बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कोई फर्दर एक्सटेंशन तो अलाउड है नहीं, कोई फर्दर एक्सटेंशन अलाउड नहीं है। 120 दिन तक लेट फाइलिंग अलॉन्ग विद दैट एडिशनल फीस और एड वैलोरम फीस। 120 दिन में भी फाइल नहीं किया फॉर्म CHG1, चार्ज क्रिएट। क्लियर है ना? मैं एक बार सबके फायदे के लिए, जो नए नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं, एक बार सबके फायदे के लिए वो क्लियर कर दूं। कंपनी कोई भी चार्ज क्रिएट करे, वो प्लेज को 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं। कंपनी इनमें से कोई भी चार्ज क्रिएट करे, स्टेप नंबर 1, कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया, मॉर्गेज डीड साइन की, लोन एग्रीमेंट साइन किया, हाइपोथेकेशन डीड साइन की, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट साइन किया। जिस दिन वो डॉक्यूमेंट साइन किया, चार्ज क्रिएट किया, उसके बाद विद इन मैक्सिमम 30 डेज the company secretary of the company, borrower company, shall file form CHG1 to the ROC on the website of MCA along with the normal filing fees। अगर 30 डेज में फाइल नहीं किया, स्टेप नंबर 2, तो विद इन नेक्स्ट 30 डेज file form CHG1 with the additional add-on filing fees, normal filing fees plus additional filing fees। ROC will give first extension। MCA की वेबसाइट पे जाइए, वो सॉफ्टवेयर अपने आप ही बता देगा कि दिस इज योर नॉर्मल फाइलिंग फीस, दिस इज योर एडिशनल फाइलिंग फीस, पेड एंड फाइल इट। और उसके बाद अगर उतने टाइम में भी फाइल नहीं किया, तो स्टेप नंबर 3, 60 डेज की एक एक्सटेंशन और मिल गई आपको, लेट फाइलिंग ऑफ योर फॉर्म। एंड लेट फाइलिंग के लिए पे द एड वैलोरम फीस दिस टाइम, और वो मैं अभी बताने वाला हूँ कि कितनी है। और अगर 120 दिन के अंदर कर लेते हैं, इनिशियल 30 डेज नॉर्मल फीस, और 30 + 30 60 डेज के अंदर कर रहे हैं फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, तो नॉर्मल फीस प्लस एडिशनल फीस। और उसके बाद कर रहे हैं 30 + 30 + 60, टोटल 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। 60 डेज खत्म होने के बाद 61st डे से 120th डे के बीच में, तो then you have to pay the normal fees plus you have to pay the ad valorem fees, not the additional fees, normal fees plus ad valorem fees। और ad valorem fees बहुत ज्यादा होती है, वो भी मैं बताने भी वाला हूँ। और 120 दिन में भी नहीं किया तो फर्दर एक्सटेंशन मिलेगी नहीं, और उसके बाद तो फिर ये पेनल्टी हो जाएगी, जेल नहीं होगी। ये बहुत बड़ा रिलीफ है, और कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, पेनल्टी तो ROC लगा देगा। तो यही अपने आप में बहुत बड़ा रिलीफ हो गया आज की तारीख में। दिस इज द सिचुएशन। एंड देन मूविंग ऑन फर्दर, एक बार अब थोड़ा सा तसल्ली से पढ़ ही लेते हैं। और आप इन तारीखों को अपने आप चेंज कर लेना। आप मान लेना कि ये 5 नवंबर 2021 है, क्योंकि अदरवाइज वो पीछे की तारीखें लूंगा तो दैट विल बिकम जेल और फाइन के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। एग्जाम्पल है, आप 2022 तो मत मानो, आगे क्या बताओ और कुछ लॉ चेंज ना हो जाए। आप फिलहाल 2021 मान लो इसको, द डेट्स रिमेन सेम अदरवाइज। 5 नवंबर, 4 दिसंबर, 3 जनवरी। अच्छा, ये तो फिर आगे 2022 आ जाएगा। ये तो फिर आगे 2022 आ जाएगा। तो 5 नवंबर 2021, 4 दिसंबर 2021, 3 जनवरी 2022 और 4 मार्च 2022 लेकर चल रहे हैं। तो कंपनी ने बैंक लोन लिया, कंपनी ने अपनी फैक्ट्री के ऊपर मॉर्गेज चार्ज क्रिएट किया कंपनी से, तो अब वो चार्ज इंक्लूड्स मॉर्गेज। तो वी से दैट इज 5 नवंबर 2021 को ये मॉर्गेज डीड साइन हो गई, लोन एग्रीमेंट साइन हो गया। उसके बाद विद इन 30 डेज द बोरोइंग कंपनी शैल फाइल दैट फॉर्म CHG1
और अगर कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं और वो लेंडिंग बैंक हमारा डिबेंचर होल्डर है तो फॉर्म CHG 9 टू द ROC विद द नॉर्मल फीस 30 डेज के अंदर फाइल कर लीजिए। तो 5 नवंबर 2021 को चार्ज क्रिएट किया तो 4 दिसंबर 2021 तक आप अपना फॉर्म CHG 1 फाइल कर लीजिए। और उसके बाद 4 दिसंबर 2021 के बाद आगे बढ़ते हैं। अगर तब तक भी फॉर्म फाइल नहीं किया, अगर तब तक भी आपने अपना फॉर्म फाइल नहीं किया CHG 1 CHG 9 30 डेज के अंदर फाइल नहीं किया तो ROC में ग्रांट फर्स्ट एक्सटेंशन अप टू 30 डेज। द कंपनी शैल फाइल फॉर्म CHG 1 CHG 9 टू द ROC विद द एडिशनल फीस और वेल एडिशनल फीस देनी पड़ेगी इस केस के अंदर, नॉर्मल फीस प्लस एडिशनल फीस दोनों देनी पड़ेगी। एडिशनल फीस कितनी होती है वो भी सुन लो, एग्जैक्ट 6 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल फीस। तो नॉर्मल फीस प्लस 6 टाइम्स टोटल हो गया 7 टाइम्स। दैट इज समथिंग यू आर सपोज टू पे। एंड देन द कंपनी शेल, और अगर मान लीजिए कि कंपनी ने फर्स्ट एक्सटेंशन में भी फाइल नहीं किया, फर्स्ट 30 डेज भी खत्म हो गए, नेक्स्ट 30 डेज भी खत्म हो गए, फिर सेकंड एक्सटेंशन आ गई, ROC में गिव सेकंड एक्सटेंशन। अब सारी एक्सटेंशन देने की पावर ROC के पास है। नो एक्सटेंशन बाय RD, नो एक्सटेंशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो 60 days then the CG shall file form CHG 1 CHG 9 to the ROC with the additional ad valorem fees। और ad valorem fees कितनी होती है 0.5% ऑफ लोन ट्रांजैक्शन वैल्यू। सोच के देखो बहुत ज्यादा हो गया 0.5%। अगर मैं कहूँ कि लोन लेट अस से 5% और 0.5% कैलकुलेट करते हैं, अगर लोन लेट अस से 10 करोड़ है तो 10 करोड़ का 5% हो जाता है लेट से 50 लाख रुपीस, और 0.5% हो जाएगा 5 लाख रुपीस। और दैट इज मतलब दे आर चार्जिंग बिग मनी फ्रॉम यू। 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट एड वैलोरम फीस देनी पड़ेगी फॉर्म फाइल करने के लिए। लेकिन इसमें एक अपर लिमिट है कि 5 लाख रुपए से ज्यादा की एड वैलोरम फीस नहीं लेंगे। तो लोन अगर मान लीजिए लेट से 100 करोड़ का है और 100 करोड़ का लोन है और उस केस में 0.5% कम्स टू 50 लाख, तो 50 लाख नहीं देना, एड वैलोरम फीस मैक्सिमम 5 लाख ही देनी है। So that is there। और after 120 days CG has no power to grant the further extension of time। और जो मैं बोल रहा हूँ अब वो आपके सामने स्क्रीन पे है। फीसेस, एडिशनल फीस कितनी है एग्जैक्ट 6 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल फीस। और एड वैलोरम फीस कितनी है 0.5% ऑफ द अमाउंट ऑफ द लोन विच इज सिक्योर्ड बाय द चार्ज बट मैक्सिमम इज अप टू द लिमिट ऑफ 5 लाख रुपीस। जो हमने बात की 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं लेंगे। तो अगर आपका लोन, मान लो प्रिज्यूम कि आपका लोन 20 करोड़ का लोन है तो 0.5% इज 10 लाख, लेकिन 10 लाख नहीं लेंगे, मैक्सिमम एड वैलोरम फीस 5 लाख रहेगी। चाहे वो लोन ज्यादा का है और 0.5% ज्यादा बन रहा है उससे मतलब नहीं है। एक अपर लिमिट उन्होंने सीलिंग, एक अपर सीलिंग दे दी है एड वैलोरम फीस की, 5 लाख रुपए से ऊपर तो हम लेंगे नहीं, कम हो सकता है 0.5%। अगर लोन 8 करोड़ का है तो 0.5% इज 4 लाख, तो 4 लाख की हो सकती है एड वैलोरम फीस। लेकिन एग्जाम में आई डोंट थिंक पूछेंगे। और फिर आगे सेक्शन, अगर 120 दिन में भी नहीं किया, नो फाइलिंग इन 120 डेज, तो उसके बाद सेक्शन 86 में क्या लगेगा, पेनल्टी, नो जेल नो फाइन नाउ। देन गोइंग ऑन फर्दर, और एग्जाम में जेल फाइन मत लिखना, हो सकता है कभी पहले एग्जाम में आया होगा तो जेल और इम्प्रिजनमेंट होता होगा पहले, जेल इम्प्रिजनमेंट तो एक ही बात होगी, फाइन था साथ में, बट राइट नाउ ओनली द पेनल्टी। अब ये सिचुएशन 7 सिचुएशंस है और ये सातों सिचुएशन मैं आपको आज नहीं करवा रहा हूँ, इसी का वो फुल वीडियो, इसी का वो फिल्म वीडियो जो मैं आपको कह रहा हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ब्यूटीफुल एनालिसिस, क्योंकि इसके ऊपर 1 घंटा लग जाता है समझने में, एनालिसिस करने में, और इसके अंदर हम वो सर्च स्टेटस रिपोर्ट डिस्कस करते हैं, बहुत कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में आपको इतना पढ़ा देता हूँ कि आप प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए तैयारी हो जाती है आपकी, फॉर द पेपर ऑफ ड्यू डिलीजेंस यू गेट रेडी फॉर दैट। सो वो सब कुछ, और आज से नहीं हमेशा से ही करवाता रहूँ, हमेशा से ये चार्ट्स करवाता रहूँ। वेल तो ये आज नहीं करूंगा, इसका वीडियो लिंक दे दूंगा आपको नीचे अगर आपको ये सारा एनालिसिस करना है, क्योंकि ये पॉइंट्स ना एग्जाम में आज तक आए भी नहीं है सही बताऊं। सर क्या बातें कर रहे हो आपने, बैच में तो रगड़ दिया था सर, पूरा 1 घंटा लगा दिया था सर एनालिसिस के ऊपर, इन 7 चीजों के ऊपर, वेल सिचुएशंस के ऊपर। कैसी बातें कर रहे हो सर, एग्जाम में नहीं आया कभी। अब क्या करें भाई, मतलब नहीं आया तो नहीं आया, वो 30 डेज 60 डेज ही पूछते हैं एग्जाम में। एंड देन देयर इज वन मोर स्मॉल थिंग ओवर हियर, एक प्रोसीजर है यहाँ पर, अगर इनिशियल 30 डेज में अगर कंपनी फाइल नहीं करती है, बोरोइंग कंपनी फेल्स टू फाइल फॉर्म CHG 1 in the initial 30 days, then on the expiry of those initial 30 days the charge holder files application to the ROC for obtaining the permission
टू फाइल दैट फॉर्म CHG1। चार्ज होल्डर वो लेंडिंग बैंक बोलता है आरओसी को कि सर डिले हो गया है, परमिशन दे दो। देन आरओसी गिव्स इशूज द शो कॉज नोटिस टू द बोरोइंग कंपनी की भाई क्या चक्कर क्या है, आपने लोन लिया था कोई, आपने फॉर्म CHG1 फाइल नहीं किया, सच है क्या, ये लेंडिंग बैंक क्या बोल रही है कि हम चार्ज होल्डर हैं, ये क्या लोन एग्रीमेंट की कॉपी दिखा रहा है और ये क्या हमें मॉर्गेज डीड दिखा रहा है कि हम चार्ज होल्डर हैं और ये फॉर्म ले लो, सच है क्या ये। अब वो कंपनी जो है, अब कंपनी क्या करेगी, बोरोइंग कंपनी, तीन में से एक बात हो सकती है, या तो कंपनी खुद उठाकर फॉर्म CHG1 फाइल कर देगी कि हाँ सच है हमसे गलती हुई थी, अब हम फाइल कर देते हैं विद द एडिशनल फीस 6 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फीस, या फिर कंपनी कहेगी कि नहीं हमारे पास कुछ सफिशिएंट रीजन है फॉर नॉट गिविंग परमिशन टू द चार्ज होल्डर, हम तो फाइल नहीं कर रहे CHG1, हम आपको एक सॉलिड रीजन देते हैं मिस्टर आरओसी आप लेंडिंग बैंक को भी अलाउ मत करना। और हो सकता है कि हमारा लोन एग्रीमेंट साइन हो चुका है लेकिन अभी तक हमें लोन का पैसा मिला नहीं है और वो मामला खटाई में है, कैश तो डिसबर्स होकर हमारे पास आया नहीं है, तो इसलिए अभी हम आपको भी रोक रहे हैं कि अभी मत करना, हो सकता है ये एग्रीमेंट ही नलीफाई हो जाए, लोन एग्रीमेंट साइन हो गया वटेवर, बट अपने पास पैसा तो आया नहीं, आया बहुत थोड़ा सा आया, हम तो वापस ही करने की सोच रहे हैं क्योंकि जितना कमिट किया था बैंक ने उसका 10% दिया है अभी, और हम तो वो भी वापस करने की सोच रहे हैं, ये सब डील जो डील हुई थी वो नलीफाई हो जाएगी, लोन नलीफाई हो जाएगा, और हो सकता है कुछ सॉलिड एविडेंस दे दो, तो फिर आरओसी कहेगा ठीक है बात ही खत्म हो गई, CHG1 फाइल नहीं करना। देन अगर कंपनी रिस्पॉन्ड ही नहीं करती है और कंपनी को 14 दिन का टाइम दिया जा रहा है रिस्पॉन्ड करने के लिए कि या तो खुद फाइल कर दे या तो कोई सफिशिएंट कॉज बताए कि फाइल नहीं होना चाहिए, कंपनी अगर कुछ भी नहीं हुआ देन द आरओसी विल ग्रांट परमिशन टू द चार्ज होल्डर कि आप फॉर्म CHG1 फाइल कर लो विद द नॉर्मल फीस प्लस एडिशनल फीस, और फिर वो चार्ज होल्डर जो है ही विल रिकवर दैट एक्सपेंस बैक फ्रॉम द बोरोइंग कंपनी, चार्ज होल्डर इनिशियली खर्चा खुद करेगा और उसके बाद बोरोइंग कंपनी से वापस रिकवर कर लेगा। एक चीज यहाँ पर मैं और आप सब लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा यहाँ पर, और वो ये है कि इस चैप्टर के अंदर सेक्शन नंबर्स के साथ साथ आप फॉर्म नंबर भी याद कर लेना, आपको फॉर्म नंबर याद करवाए हुए हैं पहले, फॉर्म CHG1 एक बार सिर्फ 1 मिनट लगाएंगे इसके ऊपर, फॉर्म CHG1 जाता है वेल फाइलिंग टू द आरओसी फॉर, जब भी कंपनी एक अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई नया चार्ज क्रिएट करती है, द प्रॉपर्टी में भी इन इंडिया, द प्रॉपर्टी में भी आउटसाइड इंडिया, या लोन एग्रीमेंट चलते चलते कंपनी बीच में उस चार्ज को मॉडिफाई करती है, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज करती है तो भी देन ऑल्सो, या फिर द प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड सब्जेक्ट टू चार्ज इटसेल्फ, कंपनी ने आज एक नई प्रॉपर्टी खरीदी है लेकिन जिससे खरीदी है उसने बैंक लोन लेकर उस प्रॉपर्टी के ऊपर पहले से मॉर्गेज चार्ज क्रिएट कर रखा है व्हाटएवर, तो आज हम खरीद रहे हैं तो हमने जिस दिन एक्वायर की है उस दिन से वहां से विद इन 30 डेज कंपनी को, बायर कंपनी को, परचेजिंग कंपनी को CHG1 फाइल करना है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, दैट इज ए, और बाकी नीचे बोल रहे हैं अदर देन दोज क्रिएटेड इन द फेवर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, क्योंकि फिर वो उसमें CHG9 जाता है, इंक्लूडिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज बाय द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, अब उस सब में नहीं जा रहा हूं अभी इस वक्त, आई एम नॉट गोइंग द डिटेल ऑफ दैट। CHG9 जब कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई चार्ज देती है, फ्लोटिंग चार्ज, फिक्स्ड चार्ज, व्हाटएवर, so application to the ROC for registration of creation of charge, modification of charge which is created in the favor of debenture holders, debentures के ऊपर चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है, सॉरी या डिबेंचर्स के ऊपर चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है, चार्ज कंपनी की एसेट पे क्रिएट हो रहा है इन द फेवर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स हु आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। CHG2 जब कंपनी CHG1 फाइल करती है तो ROC से बदले में CHG2 मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, जिसमें वो चार्ज का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, चार्ज आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा होता है। CHG3 जब कंपनी एग्जिस्टिंग चार्ज चलते चलते, लोन चलते चलते बीच में मॉडिफाई करती है तो उसके लिए CHG3 फाइल करती है, और बदले में ROC क्या देता है वो बात करते हैं अभी, यहाँ बदले में ROC फिर से क्या देता है, CHG2 ही देता है, दैट इज वंस अगेन। देन वी से CHG4 कब फाइल होता है, जब कंपनी 100% लोन रीपे कर देती है, आफ्टर फुल रीपेमेंट ऑफ लोन, जब लायबिलिटी खत्म हो जाती है तब CHG4 होता है। एंड मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज फिर वेल ROC देता है उस वक्त, ROC इशूज टू द कंपनी, इशूड बाय द ROC टू कंपनी, एक वो सर्टिफिकेट दे रहा है कि आपका चार्ज सेटिस्फाई हो गया है। तो कंपनी जब 100% लोन रीपे कर देती है बैंक का और प्रॉपर्टी के ऊपर से चार्ज, मॉर्गेज वगैरह जो भी है वो खत्म हो जाता है और डेट खत्म हो जाता है, तो फिर उस केस में कंपनी इन्फॉर्म करती है वेल ROC को, CHG4 में ROC बदले में देता है CHG5, लेकिन वो सेक्शन में जब पढ़ेंगे आगे सेक्शन 82 तो थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, 30 डेज प्लस एक्सटेंशन यहाँ पर 270 डेज है तो 300 डेज हो जाता है लेट फाइलिंग के लिए, 300 डेज, वो अभी उस सब में नहीं जा रहा हूँ। CHG6 CHG7 अगर मैं बात करूँ, CHG6
एग्जाम में तो आज तक कभी आया नहीं, वो आपको मालूम है, अब उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। CHG6 कंपनी ने डिफॉल्ट किया और लेंडिंग बैंक ने प्रॉपर्टी अटैच कर ली, रिसीवर मैनेजर अपॉइंट किया, उसका CHG6 जाता है और वो अपना काम खत्म कर देता है, प्रॉपर्टी बेचकर सेल करके पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो भी CHG6 दोबारा जाता है बताने के लिए कि उसका अपॉइंटमेंट सीज हो गया, टर्मिनेट हो गया। रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन्ड बाय द कंपनी एट द रजिस्टर ऑफिस CHG7। और जब CHG को एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं CHG8, दैट इज देयर। ये जो पहले से चली आ रही हैं कहानियां। और अभी इसमें CHG वेल फॉर्म्स की सीरीज देखने के बाद अब जो बात करना चाहूंगा बियॉन्ड दिस, RD के पास एप्लीकेशन जाती है CHG8 में आफ्टर 300 डेज, 300 दिन पूरे होने के बाद, परमिशन फॉर लेट फाइलिंग, दैट इज देयर। ROC gives extension up to 270 days, 30 plus 270 300 days। आफ्टर 300 डेज अभी भी RD के पास जा सकते हैं। उसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है, दैट एप्लीकेशन फॉर्म इज वेल CHG8 एंड दैट गोज टू RD। वो बात की बात है, आफ्टर 300 डेज की बात की बात है। मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ बातें याद आ रही हैं आपको, आज मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, आज मैं फटाफट रिवाइज करवा रहा हूँ। तो सेटिस्फेक्शन के लिए वो सब चीजें थी। नाउ आई एम जस्ट मूविंग बैक ओवर हेयर, वापस अब इस तरफ आ जाते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना शुरू करने से पहले एक झलक आपको दिखा दूं फॉर्म CHG1 और कंपनी लॉ में कंपनीज एक्ट के पर्पस के लिए चार्जेस कितने प्रकार के हैं। तो चार्ज ऑन अनकॉल्ड कैपिटल जो आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में नहीं मिलेगा, जो आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ऑन ऑन अनकॉल्ड कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग रिजर्व कैपिटल, लेकिन उसके लिए कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल्स में पावर होनी चाहिए टू क्रिएट द चार्ज ऑन अनकॉल्ड कैपिटल। Then the calls which are made but not paid. Calls which are made but not paid. Then next one, solely of the property situated outside India, ये भी एग्जाम में आ चुका है। सो फर्स्ट वन, सेकंड तो नहीं आया एग्जाम में। कॉल्स मेड बट नॉट पेड का मतलब समझ रहे हैं कि वो 15 दिन का टाइम होता है बीच में। अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कॉल मनी मंगवाई है, अभी वो रास्ते में है, आई नहीं है। ये कॉल्स इन एरियर नहीं है, लेकिन वो कॉल मनी आई नहीं है, तो उसके ऊपर भी बीच में एक छोटा सा बैंक लोन ले लिया 10 दिन के लिए, उस अमाउंट के ऊपर कॉल्स मेड बट नॉट पेड, उसके ऊपर भी चार्ज क्रिएट हो जाता है। अब बस एक पॉइंट यहाँ जो इस लिस्ट में दिखाना चाहूंगा बियॉन्ड दैट, ये पूरी लिस्ट खत्म करते समय, इमोल प्रॉपर्टी ऑब्वियसली मॉर्गेज क्रिएट हो जाता है। इमोल प्रॉपर्टी से जो जनरेट होने वाली इनकम है उस पर यूसुफ्रक्चुरी मॉर्गेज शायद सुना होगा आपने, वो क्रिएट हो जाता है। देन मूवेबल प्रॉपर्टी बट नॉट बीइंग प्लेज, तो मूवेबल प्रॉपर्टी पे फिर क्या क्रिएट हो रहा है, नॉट बीइंग प्लेज, तो फिर क्या क्रिएट हो रहा है, हाइपोथिकेशन। और हाइपोथिकेशन क्रिएट हो रहा है तो फॉर्म CHG1 जाएगा। फ्लोटिंग चार्ज अभी आएंगे, फ्लोटिंग चार्ज पे मोटर व्हीकल पे हाइपोथिकेशन क्रिएट हो रहा है। मैं तो कहूंगा पॉइंट नंबर 7 इज कवर्ड इन पॉइंट नंबर 5। ये तो लॉ मेकर ने इस तरीके से दिखा रखा है। नीचे वो गुडविल और पेटेंट, लाइसेंस, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इंटेंजिबल एसेट्स आ गई। बुक डेट्स एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो पॉइंट नंबर 1 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, पॉइंट नंबर 3 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, पॉइंट नंबर 14 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। और अब मैं आपको फाइनली बता ही दूं, एक एक ऐसा प्लेज है जिसको क्रिएट करते हैं तो CHG बन जाता है शिप के ऊपर। एनी चार्ज क्रिएटेड ऑन द शिप और एनी शेयर इन द शिप, एनी इनकम, यू कैन से एनी शेयर इन द शिप का मतलब आपका ओनरशिप में जो भी शेयर है वो उसकी बात हो रही है। वो तो चलो एक अलग चीज है, उस पर नहीं जाऊंगा अभी। शेयर इन द शिप की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, उसकी डिटेल में जाऊंगा, एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है आज। शिप की बात कर रहा हूँ। अब एक शिपिंग कंपनी है, एक शिपिंग कंपनी है जिसके पास 4 शिप्स हैं, कार्गो का काम होता है सारा, और वो शिपिंग कंपनी एक बैंक से लोन ले रही है, बैंक लोन ले रही है। नाउ इन दैट केस उनमें से 4 शिप्स में से एक शिप के ऊपर या तो हाइपोथिकेशन क्रिएट कर रहे हैं या तो प्लेज दे रहे हैं।
कुछ भी कर रहे हैं, दोनों केस में सीएचजी बन जाएगा। चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द शिप, यहां पर कहीं नहीं बोला कि इट इज हाइपोथिकेशन और इट इज प्लेज। तो ये इकलौता केस है जो मैं शुरू से आपके साथ क्या मेंटेन कर रहा था, एक सस्पेंस। अब खोल दिया वो सस्पेंस कि नो दिस, इन केस ऑफ द प्लेज ऑफ शिप टू द लेंडिंग बैंक सीएचजी बन जाएगा, इन केस ऑफ हाइपोथिकेशन ऑफ शिप टू द लेंडिंग बैंक तो भी अल से सीएचजी वन फाइल होगा। अब मुझे एक चीज बताइएगा, शिप क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी? तो कई बार वो फेस टू फेस बैच में स्टूडेंट्स बोल रहे होते थे सर जमीन पे खड़ा है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, धक्का मार के हिलेगा नहीं। पानी के अंदर है ना सर तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, चलता है। क्या बोलूं, अब क्या बोलूं। हाँ, लेकिन नाउ द पॉइंट इज कि मैं तो मूवेबल प्रॉपर्टी मानता हूं। तो मजा आया ये जानकर कि एक प्लेज ऐसा है, प्लेज और हाइपोथिकेशन शिप के ऊपर चार्ज क्रिएट होगा तो जाएगा ही जाएगा। देन आई से, और शेयर इन द शिप को मैं अभी डिटेल में नहीं ले जा रहा हूँ। एक और बड़ी अजीब सी चीज है, अदर्स, लिस्ट इज इंक्लूसिव। अभी वो कहते हैं अभी तुम्हारे दिमाग में कुछ और भी आ जाए ना डाल देना बीच में। ये तो मतलब धमाल है, धमाल। इतना कुछ पढ़ने के बाद कहते हैं और भी कुछ दिमाग में आ जाए ना तो वो भी डाल देना। दैट्स इट। सो और बाकी नीचे एक वो फुटनोट है, सीजी हैज पावर टू नोटिफाई एग्जम्प्टेड चार्जेस। अभी तक तो कुछ नोटिफाई किया नहीं है एग्जम्प्टेड चार्जेस कि जिसके लिए सीएचजी वन फाइल नहीं करना। प्लेज शुरू से एग्जाम था, नॉर्मली अभी भी एग्जाम है। बाकी इन द फेवर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स टू फॉर्म सीएचजी नाइन फाइल होगा, दैट विल बी फाइल। एंड इसके बाद मैं कहूंगा अब द नेक्स्ट टॉपिक विच आई एम पिकिंग अप ओवर हियर, what is the difference between the fixed charge and the floating charge over here? And आपको याद होगी वो सारी चीजें। फिक्स चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी विच में बी मूवेबल विच में बी इमूवेबल। कार पे है तो हाइपोथिकेशन, लैंड पे है तो मॉर्गेज की फॉर्म में है। और फ्लोटिंग चार्ज है तो इट इज क्रिएटेड ऑन एंटायर क्लास ऑफ एसेट, तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं, एंटायर क्लास ऑफ एसेट। और बेस्ट एग्जांपल है द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और फिक्स चार्ज है तो हम बोलते हैं कि वो जिस फैक्ट्री पे, जिस लैंड पे क्रिएट हुआ है उसी के ऊपर बस फिक्स्ड है। और इट इज क्रिएटेड ऑन द एग्जिस्टिंग एंड डिटरमाइनेबल प्रॉपर्टी। एक पर्टिकुलर लैंड है, एक प्लॉट है, या एक पर्टिकुलर फैक्ट्री है, या एक बिल्डिंग है, उसी पे क्रिएट हुआ है एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के ऊपर, डिटरमाइनेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। लेकिन फ्लोटिंग चार्ज के बारे में खास बात क्या है, फ्लोटिंग चार्ज इज क्रिएटेड ऑन एग्जिस्टिंग एंड डिटरमाइनेबल प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो ऑन द फ्यूचर इंडिटरमाइनेबल प्रॉपर्टी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक तो एक एंटायर क्लास ऑफ एसेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एक ये, और इन दोनों को जब जोड़कर पढ़ते हैं, अभी तो बीच में मैं इसको बाद में पढ़ूंगा, इसको बाद में पढ़ूंगा, लेकिन जब हम फर्स्ट और थर्ड पॉइंट को जोड़कर पढ़ते हैं तो क्या समझ में आता है ये। और एग्जांपल स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमेशा बैच में लेता ही था। आज हमारी फैक्ट्री में एक एग्जांपल लेता हूं, हमेशा रिपीट कर लेता हूं, एग्जाम में लिखने का मन करे तो लिख देना, नहीं लिखने का मन करे तो समझने के लिए याद रखना। आज हमारी फैक्ट्री में एक स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, ढेर लगा हुआ है, 5 करोड़ रुपए का स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है। आज हम एक बैंक लोन लेते हैं 3 करोड़ रुपए का, लोन टेन्योर है 6 मंथ्स, और बैंक को बोला है कि सर हाँ आप ये पूरा जो 5 करोड़ का स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पड़ा है, इस पूरे स्टॉक के ऊपर आप फ्लोटिंग चार्ज ले लो, और आने वाले 6 महीने में इस स्टॉक में से, इस रॉ मटेरियल में से निकाल निकाल कर फैक्ट्री में हम प्रोडक्शन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, बेचेंगे। और जैसे जैसे यहाँ स्टॉक कम होगा तो नया फ्रेश स्टॉक आएगा रॉ मटेरियल का इसी के अंदर, उसके ऊपर आपका चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसके ऊपर आपका फ्लोटिंग चार्ज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आसान पॉइंट है, सिंपल पॉइंट है, आप लोगों ने पहले पढ़ा है तो आपको याद होगा ही होगा। सो आई विल से द फ्लोटिंग चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो सामने आंखों के दिख रहा है, 5 करोड़ रुपए का स्टॉक है। एंड इट इज ऑल्सो क्रिएटेड, और एंड लिखा है बीच में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और नहीं लिखा। एंड इट इज क्रिएटेड ऑन फ्यूचर इनडिटरमाइनेबल प्रॉपर्टी। आने वाले 6 महीने में हम कितना स्टॉक खरीदेंगे रॉ मटेरियल का, हमें खुद को थोड़ा सा अंदाजा है, एस्टिमेट है लास्ट ईयर के बेस पे या लास्ट लास्ट ईयर के बेस पे, लेकिन पता नहीं आजकल सिचुएशन इतनी फ्लक्चुएट हो रही है, कभी लॉकडाउन लग जाता है, फैक्ट्री बंद हो जाती है, फिर अनलॉक हो जाता है, फैक्ट्री खुल जाती है, क्या पता कब चाहिए होगा। मतलब एस्टिमेट है लेकिन एग्जैक्टली नहीं मालूम, इसलिए बोल रहे हैं जो आने वाले 6 महीने में, 2 महीने बाद स्टॉक खरीदेंगे, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद फ्यूचर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो खरीदेंगे, और जिसका एग्जैक्ट अमाउंट डिटरमाइनेबल नहीं है, सिर्फ एस्टिमेशन मालूम है, उसके ऊपर भी चार्ज क्रिएट हो रहा है। तो चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द एंटायर क्लास ऑफ एसेट, और वो एसेट क्या है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और एग्जिस्टिंग स्टॉक के ऊपर भी, और फ्यूचर स्टॉक जो आने वाले 6 महीने में ड्यूरिंग लोन टेन्योर आएगा। लोन टेन्योर 1 ईयर है तो हम 1 ईयर ले लेंगे, लोन टेन्योर 2 ईयर्स है तो 2 ईयर्स, एज द केस मे बी। जबकि फिक्स चार्जेस क्रिएटेड ओनली ऑन दैट प्रॉपर्टी जो आज की तारीख में कंपनी में एग्जिस्ट कर रही है,
और डिटरमाइनेबल है। फ्यूचर इनडिटरमाइनेबल प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं। और डिटरमाइनेबल का मतलब क्या है, जिसकी वैल्यू आज की तारीख में हमें मालूम है, वैल्यू इज डिटरमाइनेबल। और यहां इनडिटरमाइनेबल का मतलब क्या, वैल्यू इज इनडिटरमाइनेबल, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। देन वी से द चार्ज ओवर हियर ऑन द टॉप। पॉइंट नंबर 2 में वापस जा रहे हैं, समझ में आ गया सबको। चार्ज इज आइडेंटिफाइबल विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इज आइडेंटिफाइबल विद रिस्पेक्ट टू द चार्ज, वाइस वर्सा। हम कह सकते हैं हमारी कंपनी में 5 फैक्ट्रीज हैं, वो जो कानपुर वाली एक फैक्ट्री है ना, उसके ऊपर हमने बैंक लोन लेकर मॉर्गेज क्रिएट किया है, बाकी 4 के ऊपर मॉर्गेज क्रिएट नहीं किया है, चार्ज क्रिएट नहीं किया है। तो फिक्स चार्ज इज आइडेंटिफाइबल विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी ऑन विच इट इज क्रिएटेड एंड वेल द प्रॉपर्टी इज आइडेंटिफाइबल विद रिस्पेक्ट टू द चार्ज, आपस में आइडेंटिफाइबल है। जबकि इधर क्या है, द प्रॉपर्टी इज नॉट आइडेंटिफाइबल विद रिस्पेक्ट टू द फ्लोटिंग चार्ज। अब बहुत ध्यान से सुनना, वो जो हमने बैंक लोन लिया वही सेम एग्जांपल, 3 करोड़ का स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल था, 5 करोड़ का। उस 5 करोड़ के स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में, उसमें से क्या क्या हमने 3 करोड़ का स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अलग से निकाल कर एक कमरे में बंद कर दिया, एक स्टोर रूम में, वेयर हाउस में बंद करके ताला लगा दिया? और क्या हमने बैंक को बोला कि इस वाले स्टॉक के ऊपर आपका वेल जो वेल फ्लोटिंग चार्ज है, क्या हमने ऐसा बोला? आंसर इज नो। तो हमने 3 करोड़ का स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अलग करके उसकी ईयर मार्किंग नहीं की, हमने उसकी ईयर मार्किंग करके बैंक को अलग से नहीं बताया। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग कि वो 5 करोड़ का पूरा जो स्टॉक है ना, पूरे 5 करोड़ के स्टॉक के ऊपर बैंक का लोन है और फ्लोटिंग चार्ज पूरे के ऊपर है। तो बीच में से हमने कोई 3 करोड़ का स्टॉक अलग करके आइडेंटिफाई नहीं किया और बैंक को बोल दिया सर इसमें से तो यूज होता रहेगा और आगे कंज्यूम होता रहेगा और इसमें एड ऑन भी आता रहेगा। बस एक चीज का ध्यान रखेंगे कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द लोन टेन्योर, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द लोन टेन्योर, हमारा जो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 5 करोड़ से घटते घटते 3 करोड़ तक आए, फिर बढ़ जाए, 3 करोड़ से नीचे कभी ना जाए ड्यूरिंग द लोन टेन्योर। इस चीज का ध्यान रखेंगे। पुराना स्टॉक कंज्यूम होता रहेगा, मैन्युफैक्चर होता रहेगा, फिनिश गुड्स में जाता रहेगा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, फिनिश गुड्स बनेगा, मार्केट में सेल ऑफ होगा और वो आपके जो जो चार्ज है उससे बाहर चला जाएगा। और जो नया स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आएगा इस स्टॉक में मिक्स होगा, वो ऑटोमेटिकली आपके फ्लोटिंग चार्ज में कवर हो जाएगा। और वो हमारी बैंक के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, लेंडिंग बैंक के साथ या लेंडर जो भी है, पीएफआई बैंक जो भी है। देन वी आर सेइंग फ्लोटिंग चार्ज, ये यही पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस हो गया बिना इसका नाम लिए। फिक्स चार्ज जो होता है वो प्रॉपर्टी को क्लच करता है, फ्लोटिंग चार्ज जो होता है वो प्रॉपर्टी को क्लच नहीं करता है। प्रॉपर्टी को क्लच करता है मतलब वो जो आपने बात की कि हमने बैंक लोन लेकर फैक्ट्री के ऊपर मॉर्गेज क्रिएट किया, तो उस मॉर्गेज ने उस फैक्ट्री को पकड़ लिया। हमारी कंपनी उस फैक्ट्री को सेल ऑफ नहीं कर सकती किसी और को विदाउट टेकिंग कंसेंट फ्रॉम द बैंक। और उस प्रॉपर्टी के पेपर्स, उस फैक्ट्री के पेपर बैंक के पास रखवा दिए जब तक लोन रीपे नहीं होता, तो बैंक की पकड़ में आ गया वो। उस फैक्ट्री में हम प्रोडक्शन करेंगे, सेल करेंगे, अंदर प्रोडक्ट बना बनाकर प्रोडक्ट सेल करेंगे, लेकिन फैक्ट्री को सेल नहीं करेंगे। फैक्ट्री में जो प्लांट एंड मशीनरी है उसको सेल नहीं करेंगे विदाउट द परमिशन ऑफ बैंक। बैंक ने उस प्रॉपर्टी को क्लच कर लिया। लेकिन यहां पर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो 5 करोड़ का है उसको बैंक ने क्लच नहीं किया। उसमें से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यही है फ्लोटिंग चार्ज में कि हम स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकालते रहेंगे विदाउट टेकिंग डेली परमिशन ऑफ बैंक। बैंक की डेली परमिशन नहीं लेंगे, उसको हम कन्वर्ट करेंगे फिनिश गुड्स में, मार्केट में सेल करेंगे और वो वेल फ्लोटिंग चार्ज के बाहर चला जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज एक प्रकार का क्या है, इट इज हॉवरिंग लाइक अ क्लाउड, एक बादल है। फ्लोटिंग चार्ज हवा में एक बादल की तरह खड़ा है और उसकी जो परछाई है, शेडो, उसकी शेडो, फ्लोटिंग चार्ज इज लाइक अ क्लाउड, और उसकी शेडो नीचे जो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है उसके ऊपर पड़ रही है, लेकिन वो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को क्लच नहीं कर रही है। और जो स्टॉक फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता जा रहा है, मार्केट में सेल होता जा रहा है, वो उस फ्लोटिंग चार्ज की शेडो के बाहर जा रहा है। और ड्यूरिंग लोन टेन्योर जो नया स्टॉक आ रहा है, फैक्ट्री में आ रहा है, वो उस फ्लोटिंग चार्ज की शेडो के नीचे आ रहा है। तो फ्लोटिंग चार्ज डज नॉट क्लच द प्रॉपर्टी ऑन विच इट इज क्रिएटेड, इट फ्लोट्स ओवर द प्रॉपर्टी एंड इट hovers like a cloud over the property. I hope वो चारों पॉइंट याद है एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। एंड आफ्टर दिस आई विल से इस सेशन के लिए द लास्ट पॉइंट इज कमिंग अप, द लास्ट पॉइंट इज कमिंग अप फॉर दिस सेशन। एक्चुअली द सिग्नल हैज कम कि लाइट फिर से चली गई है और किसी भी वक्त ये वीडियो बंद हो सकती है, यूपीएस विल नॉट बी सपोर्टिंग टू मच। सो दिस लास्ट पॉइंट इज कमिंग अप एंड आई विल हैव टू क्विट ओवर हियर द सेशन। एंड देन अगर आपको नेक्स्ट सेशन भी ये चैप्टर खत्म करने के लिए आज ही चाहिए
तो वो लाइव चैट में लिख देना फटाफट कि सर आज ही दे दो सेशन, आज ही दे दो, आज ही दे दो। तो वो सेशन अगर आप आज ही देखोगे तो मैं आज डाल दूंगा, क्योंकि मालूम है फिर 48 आवर्स के बाद रिमूव हो जाएगा, और आप कहते हो कल डालो तो उसके 48 आवर्स फिर वहां से शुरू होंगे, रिमेंबर दैट। तो पीडीएफ फाइल वगैरह तो मैं दे ही दूंगा साथ में, पीडीएफ फाइल मिल जाएगी आपको, लाइव चैट में लिख देना आज चाहिए या कल चाहिए, वो बता देना। Then crystallization, the last topic coming up right now. Crystallization means the conversion of floating charge into the fixed charge. And once again, I'll say very important for exam. Very important. कई बार आया हुआ एग्जाम में। और crystallization का मतलब क्रिस्टल में कन्वर्ट हो गया। फ्लोटिंग चार्ज फ्लोटिंग नहीं रहा, फ्लोटिंग से फिक्स्ड बन गया है, फ्लोटिंग से फिक्स्ड बन गया है। और ये 4 सिचुएशंस में होता है कि क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। कब कब 4 सिचुएशंस में होता है? कंपनी ने बैंक लोन लिया हुआ है, बैंक को फ्लोटिंग चार्ज दिया हुआ है, लोन एग्रीमेंट चल रहा है 1 साल 2 साल, उस बीच में कंपनी वाइंडिंग करने चली गई, लोन एग्रीमेंट चलते चलते फ्लोटिंग चार्ज चलते चलते बीच में वाइंडिंग में चली गई, तो फ्लोटिंग चार्ज विल बिकम फिक्स्ड, नंबर 1। नंबर 2, कंपनी वाइंडिंग में नहीं गई, लेकिन कंपनी की फैक्ट्री शट डाउन हो गई है, इट सीजेस टू कैरी ऑन द बिजनेस एक्टिविटी, कंपनी की फैक्ट्री शट डाउन हो गई है। or where the aggregate value of the property on which the charge is created falls below the amount of loan, where the एग्जाम्पल हमारा वही, हाँ एग्जाम्पल, और वो क्या एग्जाम्पल था? 5 करोड़ का बैंक लोन, सॉरी 5 करोड़ का स्टॉक, 3 करोड़ का बैंक लोन, और 5 करोड़ के स्टॉक में से हमने कंज्यूम कर लिया 2 करोड़, अब वो 3 करोड़ का स्टॉक बचा है और 3 करोड़ का ही लोन है, इक्वल इक्वल हो गया। अब वो स्टॉक में जो 3 करोड़ का बचा है, हमने फिर उसमें 10-20 लाख का और स्टॉक कंज्यूम कर लिया, 2 करोड़ 80 लाख, 2 करोड़ 80 लाख का स्टॉक बचा है। अब जो बचा है उसके ऊपर हम कहेंगे चार्ज क्रिस्टलाइज हो गया, फिक्स्ड चार्ज में कन्वर्ट हो गया। अब तो बैंक से पूछे बिना आप उस स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन में यूज नहीं करोगे, मैन्युफैक्चरिंग में यूज नहीं करोगे। सो वेयर द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन विच द फ्लोटिंग चार्ज इज क्रिएटेड, that aggregate value of that property falls below the amount of the bank loan or maybe PFI loan or NBFC loan which is borrowed by the company. अब सर बैंक को पता चलेगा तो ना, अरे भाई पता चल जाती हैं चीजें, ऐसा नहीं कि पता नहीं चलती हैं, हाल चाल वो ईएमआई चल रही होती हैं, और जिस कंपनी की ईएमआई बिगड़ने लगती है ना लोन चलते चलते, समझ में आ जाता है कि हालात बिगड़ रहे हैं, और हालात बिगड़ते बिगड़ते वो बैंक अपने आप ही एक्टिव हो जाता है, बैंक के रिप्रेजेंटेटिव हालचाल पूछने आते रहते हैं कि भाई क्या बात। देन वी से एक ईएमआई में तो गड़बड़ करके देखो, सिंगल ईएमआई में तो पता चल जाएगा, मतलब नोटिस, ईमेल्स, बहुत कुछ है। तो देन वी से इफ बोरोइंग कंपनी, लास्ट पॉइंट, अगर बोरोइंग कंपनी कॉन्ट्रावीन करती है कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस लोन एग्रीमेंट की, पॉइंट नंबर 3 की बात नहीं हो रही है, उससे अलग हटके, इस पॉइंट से 3 पॉइंट से अलग हटके वैसे बोरोइंग कंपनी कुछ कॉन्ट्रावीन करती है टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लोन एग्रीमेंट एंड द चार्ज होल्डर टेक्स इफेक्टिव स्टेप्स फॉर द कन्वर्जन ऑफ द फ्लोटिंग चार्ज टू द फिक्स्ड चार्ज बाय फाइलिंग द पिटीशन द कोर्ट की सर इसको कन्वर्ट करवा दो फिक्स्ड चार्ज में, तो कोर्ट ऑर्डर पास करेगा फिक्स्ड चार्ज में कन्वर्ट करो, तो वो फ्लोटिंग चार्ज फिक्स्ड चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल है। और हम कहते हैं पहली 3 सिचुएशंस में और चौथी सिचुएशन में फर्क है। पहली 3 सिचुएशंस में क्रिस्टलाइज करवाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली हो जाता है। चौथी सिचुएशन में करवाना पड़ता है, क्रेडिटर को कोर्ट में जाकर पिटीशन फाइल करनी पड़ती है कि सर क्रिस्टलाइज कर दो, तो कोर्ट क्रिस्टलाइजेशन का ऑर्डर पास करता है, तो क्रिस्टलाइज हो जाता है। तो दिस इज द लास्ट पॉइंट फॉर द डे और फॉर दिस सेशन। बट इफ यू वांट सेशन नंबर 2 ऑफ 1 आवर वंस अगेन, तो लाइव चैट में मेंशन कर देना। अब एक सवाल जाने से पहले पूछ लूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी गिव्स द एडवाइस टू द चेयरमैन टू द मैनेजिंग डायरेक्टर कि अपनी ना आजकल हालत खराब है हमारी कंपनी की, तो एक काम करते हैं, हम एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके फ्लोटिंग चार्ज को फिक्स चार्ज में कन्वर्ट कर देते हैं, और बोलते हैं उसको लेंडर को कि देखो खुश हो जाओ, हमने आपके फ्लोटिंग को फिक्स में कन्वर्ट कर दिया है, हम जेन्युइन लोग हैं। क्या 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 कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या फ्लोटिंग चार्ज को अपनी मर्जी से बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके क्या फिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? लाइव चैट में आप बता दो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं 10 तक काउंट करूंगा, यस और नो। हम अपनी मर्जी से ही कर देते हैं यार, उसमें क्या है, लेंडिंग बैंक इससे पहले कि कुछ बोले, हमें मालूम है कि हम डिफॉल्ट करेंगे, अभी किया नहीं है, कॉन्ट्रावेंशंस करेंगे, हम पहले खुद ही अपनी मर्जी से वॉलंटरली बोर्ड मीटिंग करवाते हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करते हैं कि हम अपने फ्लोटिंग चार्ज को फिक्स चार्ज में कन्वर्ट कर रहे हैं लेंडिंग बैंक को खुश करने के लिए। क्या कंपनी सुओ मोटो ऐसा कर सकती है? यस और नो, यस और नो, यस और नो। तो लाइव चैट में लिख देना आंसर। मैं आपको बता दूं क्या? चलो बता देता हूं, आंसर इज नो, नो, नो। अपनी मर्जी से नहीं कर सकते।
ये 4 सिचुएशंस होंगी तभी होगा, 3 केसेस में ऑटोमेटिकली और चौथे केस में वेल बाय फाइलिंग एप्लीकेशन पिटीशन टू द कोर्ट। तो अपनी मर्जी से कंपनी फ्लोटिंग को फिक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकती है, नेवर। इन 4 के अलावा कोई 5वीं सिचुएशन प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती नहीं। थैंक यू सो मच, जय माता दी, एंड आई एम गोइंग टू वॉच योर कमेंट्स कि अगला सेशन 1 घंटे का आज चाहिए या कल चाहिए। जय माता दी।